तो मेन सिम्टम जो एलर्जी के होते हैं कि बेवजह 15-20 छींके आना, नाक बहना, जी आंखों में पानी आना, सांस में कई बार दमे जैसी शिकायत हो जाती है, ये एलर्जी के फीचर। ये एलर्जी के फीचर। कुछ ऐसे लोग हमको मिलते हैं जिनको बार बार टॉन्सिल बढ़ने की समस्या रहती है, बार बार कुछ सलाह मिलती है कि ऑपरेशन करा लीजिए। आप टॉन्सिलाइटिस के बारे में हमारे दर्शकों को सामान्य जो बातें हैं वो जो बता सकते हैं वो आप बताइए। जो जिस किसी को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है जी जी और वो दवाइयों से या सर्जरी से ठीक नहीं हो पा रहा है, उस पेशेंट को मशीन लगानी चाहिए। धूम्रपान से भी ज़्यादा होता है जो खैनी खाते हैं, जो अपना तंबाकू रख लेते हैं, जो चबाते हैं। सीधी सीधी वार्निंग उनको तो दे ही दीजिए। 100% ये है कि आपने अपनी जान गंवानी है तो आप ज़रूर खाइए इसे। ये समझ लीजिए कि मोस्ट कॉमन कैंसर जो इंडिया में है, जी जी, जो डेथ का भी कॉज है, वो ओरल कैंसर है। बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा है। बहुत खतरा है। लेडीज़ में जैसे सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है। मेल के अंदर अपना लंग्स, मुंह का कैंसर सबसे ज़्यादा काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। ध्वनि प्रदूषण एक अनरिकॉग्नाइज्ड डिज़ास्टर सही मैं कहूँगा कि इसके जो दुष्परिणाम हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और एक जो मेजर प्रॉब्लम है कि जो लोग बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन में रहते हैं उनकी सुनने की जो ताकत है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं, AQI की बात करते हैं, उसका लेवल 400 पार पहुंच रहा है। पूरी राजधानी में चिंता है। ग्रेप 3, ग्रेप 4 सरकारें प्रयास कर रही है। ये जो प्रदूषण है इसका नाक, कान, गला, इन तीनों में से किससे ज़्यादा संबंध है? और खर्राटे बनते इस तरह से हैं कि जैसे सीटी बजाने के लिए हमें इसको एयर को ऑब्स्ट्रक्ट करना पड़ता है जी। तो अगर हमारा सांस सही आता रहेगा तो आवाज़ नहीं आएगी जी। जब उसमें कहीं रुकावट पैदा होगी तो उसके अंदर स्मूथ फ्लो नहीं होगा तो फिर वो आवाज़ पैदा करेगा, ध्वनि पैदा करेगा। उसको हम लोग खर्राटे बोलते हैं। जो आपकी पोजीशन होती है, जैसे टंग आपकी फॉल बैक कर रही है, जी जी, तो जो सीधे सोएंगे और टंग आपकी पीछे जाएगी तो खर्राटे आएंगे। अगर साइड में सोएंगे तो खर्राटे कम हो सकते हैं, बंद भी हो सकते हैं। साइनसेस स्पेसेस होती हैं जी जी, जो हमारे फेस के अंदर, फेशियल बोन्स में या स्कल पे भी होती हैं। इनका कारण होता है कि ये नाक के अंदर इनका रास्ता होता है तो बहुत सारी फ्लूइड देते हैं और हमारा नाक उससे साफ होता है। जी जी, अगर ये साफ ठीक से ना हो, इनका रास्ता रुक जाए तो जैसे कहीं पानी खड़ा हो जाए तो सड़ जाता है, तो ऐसे भी साइनस में इन्फेक्शन हो जाता है, उसको साइनसाइटिस बोलते हैं। जो ठंड में, सर्दी के मौसम में आइसक्रीम खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए? नहीं खानी चाहिए तो क्यों नहीं खानी चाहिए? डॉक्टर सक्सेना का जवाब क्लियर कट चाहिए। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद और आप देख रहे हैं NJP रेवाड़ी। दोस्तों, आज हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर आदेश सक्सेना, जाने माने ENT सर्जन हैं। और हाल ही में 13-14 दिसंबर को अभी फरीदाबाद में एक सम्मेलन था, एक कॉन्फ्रेंस थी, हरियाणा इकाई की कॉन्फ्रेंस थी, ऑल इंडिया ENT सर्जन्स की कॉन्फ्रेंस थी, उसकी हरियाणा इकाई की कॉन्फ्रेंस थी। उसमें इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। वो अवार्ड जो आप देख रहे हैं आपके सामने रखा है, ये अवार्ड दिया गया है। एक सर्टिफिकेट भी दिया गया है। मैं कहूँगा एक बार दीपक सर्टिफिकेट जो है वो दिखा देना एक बार। ये सर्टिफिकेट दिया गया है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट सर्टिफिकेट भी है इनका। और ये आप देख रहे हैं, ये इनको अचीवमेंट के रूप में इनको जो अवार्ड दिया गया है, ये अवार्ड हमने आपको दिखाए हैं। अवार्ड जिनको मिले हैं, तो अवार्ड के साथ साथ हम ये मोह जरूर रखेंगे कि हमारे स्टूडियो में हमने इन्हें आमंत्रित किया अवार्ड के बाद। तो सबसे पहले तो डॉक्टर आदेश सक्सेना, आपको बहुत बहुत बधाई अचीवमेंट के लिए। जो थैंक यू, आपकी भी बधाई। आपको शहर के लिए कुछ एक हमारे लिए गौरव की बात है। जी 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 जी, कुछ रिकॉग्निशन मिला और आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। तो अभी आप आए हैं तो आपसे हम ENT से जुड़े कुछ सवाल भी करना चाहेंगे ताकि हमारे दर्शक लाभान्वित हो सकें। तो हमारे साथ बहुत सारे सवाल हैं, उन पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका जो अवार्ड मिला है इसकी बात हमने आपको दिखा दी है, आपने अपनी स्क्रीन पर भी देख ली। दोस्तों, पूरा का पूरा जो ये पुरस्कार मिला है इसको लेकर के एक बार डॉक्टर आदेश सक्सेना से ही जानते हैं। सबसे पहले तो ये पुरस्कार मिला है, क्या पुरस्कार है, कैसे मिला है और कब और कहाँ पर इसका क्या कार्यक्रम था, वो पूरा एक बार आप बता दीजिए। हाँ, ये पुरस्कार हमें हरियाणा स्टेट का ENT सर्जन्स की कॉन्फ्रेंस होती है, उसके अंदर वहाँ पर एक बॉडी होती है जो डिसाइड करती है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस तरह से किसको दिया जाए। जी जी, तो इसमें बेसिकली आपके कंट्रीब्यूशन को मद्देनज़र रख के, आपके एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रख के
आपकी सोशल एक्टिविटीज़, आपके ओवरऑल समाज में क्या आपका योगदान है, उन सबको मिला के फिर आपको एक ये अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। जी जी और बेसिकली इसमें जो मेरा ENT की प्रैक्टिस है, जो मैंने अपने इन दिनों, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने करीब 10,000 से प्लस ऑपरेशंस किए हुए हैं। मेरे साइंटिफिक जर्नल्स, बड़ा अनुभव। जी अनुभव, फिर साइंटिफिक जर्नल्स में पब्लिकेशंस हैं उनके आधार पर मोस्टली, और मेरा बहुत सारे ऐसी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं जहाँ पर मैं एज ए फैकल्टी पार्टिसिपेट करता हूँ, तो अपनी जो नॉलेज है उसको भी मैं शेयर करता हूँ। जी। और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी मैंने बहुत काम किया है। मैं 5 साल सेक्रेटरी रहा इस एसोसिएशन का, जी जी फिर प्रेसिडेंट भी बना। फिर मैंने अपनी सिल्वर जुबली कॉन्फ्रेंस करी थी, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, वो बैंकॉक में हुई थी। जी जी फिर अपनी रेवाड़ी में 2007 में मैंने एक कॉन्फ्रेंस की थी 2 दिन के लिए, जिसमें 13 लाइव सर्जरीज दिखाई गई। जी जी और ये एक तरह से रिकॉर्ड था कि लोग उठने को तैयार नहीं थे। शाम को 6-7 बजे बज गए थे। हमारे उस समय मंत्री, मतलब पदाधिकारी रहते हुए हाँ जी, एसोसिएशन के काफी हाँ, काम किया जाए। हाँ। और उस समय मंत्री थे अभय सिंह जी। तो लोग बोल रहे थे नहीं, आप वो इनॉग्रेशन करिए, हम ये सर्जरी देखना चाहते हैं। जी जी और फिर मैं पैटर्न भी बना इस एसोसिएशन का, और मैं जुड़ा रहूँगा इस एसोसिएशन से। और कुछ अब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। जी, मैं एक और मेरा रोल था नेशनल इनिशिएटिव फॉर सेफ साउंड में। जी जी मैं हरियाणा का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ये ऑल इंडिया जो अपना एसोसिएशन है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उसका मैं हरियाणा रिप्रेजेंटेटिव हूँ। जी जी तो मैं टाइम टू टाइम जो भी नॉइज लेवल कैसे रिड्यूस हो सकती है, तो मैं इस पर तो आपसे बात ही करने वाला था कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर के आप बहुत जुटे रहते हैं। जी जी। तो उसी को लेकर और जो सोशल एक्टिविटीज हैं जी जी बाकी की, जैसे हम लोग वैक्सीनेशन कैंप लगाते हैं यहाँ, जी जी लोगों को बीमारियों के बारे में बताते हैं, और हेल्थ चेकअप्स भी होते हैं, कैंसर डिटेक्शन के लिए भी कैंप्स लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें जी जी कोशिश करते रहते हैं समाज के लिए। तो डॉक्टर साहब, आपकी बातों से है, पहले ध्वनि प्रदूषण पर ही बात करते हैं। आपने बताया कितना जो इस समय ध्वनि प्रदूषण का कितना नुकसान झेल रहे हैं, जो भी मानव मात्र है उनको कितना नुकसान पहुंच रहा है, रोग जो है किस तरह के ध्वनि प्रदूषण के कारण आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उसे लेकर के क्या कहेंगे? जो ध्वनि प्रदूषण एक अनरिकॉग्नाइज्ड डिजास्टर सही मैं कहूँगा कि इसके जो दुष्परिणाम हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे सबसे तो मानसिक तनाव में रहता है आदमी, जो जिसका नॉइज़ पोल्यूशन के बीच में रहता है या उसके लाइफ में नॉइज़ पोल्यूशन है, तो एक तो मानसिक तनाव रहता है, उसको ब्लड प्रेशर की समस्याएं रहती हैं। और एक जो मेजर प्रॉब्लम है कि जो लोग बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन में रहते हैं, उनकी सुनने की जो ताकत है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। अच्छा अच्छा। प्रेग्नेंट लेडीज़ को बहुत प्रॉब्लम रहती है। स्कूल्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के बाहर ये नॉइज़ पोल्यूशन है, तो पेशेंट्स को भी तकलीफ देते हैं। उनकी मतलब तेज डीजे वगैरह ये जो बजते हैं नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। आप ये सोच लीजिए कि जब शादियां चल रही होती है तो ऑन एन एवरेज 2 पेशेंट या 3 पेशेंट आते हैं मेरे पास डेली की, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। शादी डीजे में नाचे थे, हाँ, अब सुनाई नहीं दे रहा। और आप मान के चलिए कि जैसे राइट साइड 1-2 पेशेंट रोजाना जब शादियों का जब सीजन होता है, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। हाँ, तो हाँ मैं बता रहा हूँ, इंसिडेंस इतना ज्यादा है, पर अनरिकॉग्नाइज्ड है, लोगों को पता नहीं होता। तो एक और बात है कि जैसे राइट साइड में डीजे बज रहा है तो उनका राइट साइड ज्यादा अफेक्टेड होता है, लेफ्ट साइड प्रोटेक्ट हो जाता है। अच्छा, आप सोचिए अगर प्रोटेक्शन थोड़ा भी मिले तो आप बचा सकते हैं। नुकसान की बात यह है कि इसकी रिकवरी कम होती है। अच्छा, एक तरह से परमानेंट सा डैमेज होता है। तो जैसे अगर 20 डेसिबल का लॉस हो गया तो मुश्किल से 5-10 रिकवर करेगा, 10 रह ही जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं पेशेंट को बताता हूँ कि जिस शादियों में डीजे बज रहा होता है, या तो मैं जाता नहीं हूँ, अगर जाता है तो डीजे के बिल्कुल अपोजिट खड़ा होता हूँ और जल्दी उस शादी से निकल लेता हूँ, ताकि कम से कम नुकसान, कम से कम एक्सपोजर हो। तो जहाँ पर मशीनें चल रही हैं, जैसे कि चक्की है, या आपके वर्क प्लेस पे कुछ ऐसी मशीनें होती है जो बहुत शोर करती हैं, तो वहाँ आपको जरूरी है एयर प्रोटेक्शन पहनने की। शोर का तो ऐसा है, कोई छोटी सी भी मशीन चल रही होती है और जब वो रुकती है शांति सी मिलती है, ऐसा तो रहता ही है। बिल्कुल, मानसिक शांति। जी जी। और जिन फैक्ट्रीज वगैरह में जहाँ शोर मचता है,
वहाँ मैंडेटरी है कि हर साल वो चेकअप कराएं, और कराते भी हैं हमारे पास कई फैक्ट्री से, जी। और उन वर्कर्स को प्रोटेक्शन मिलता है कि उनको जी। मफलर्स पहनाते हैं जिससे कि साउंड कम जाए। एक अचीवमेंट के साथ साथ हम अपने दर्शकों को बता दें कि डॉक्टर साहब की बेटी डॉक्टर आसिमा को भी यंग ईएनटी सर्जन अवार्ड मिला है उसी फरीदाबाद की कॉन्फ्रेंस में। तो आपको बिटिया के लिए भी बधाई हो, जो आपको दोनों को जो है बधाई हो जो है। एक तो मुझे ये लगा कि ये भी एक रिकॉग्निशन है जी जी कि आपके प्रोफेशन अगर आपके बच्चे ज्वाइन करें एज ए फर्स्ट चॉइस, जी जी तो ये भी एक रिकॉग्निशन है कि भी बच्चे लाइक करते हैं इस प्रोफेशन को। जी तो उन्होंने काफ़ी अच्छे पढ़ाई करी अपने बेस्ट मेडिकल कॉलेज मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से, और शुरू से ही वो प्रतिभाशाली रही हैं स्कूल में भी। तो उन्होंने बड़ी सारी चीज़ें बहुत मतलब जल्दी, बेटी को रिकॉग्नाइज हुआ, सम्मान मिला तो खुशी तो होती है जो जी parents को बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने कॉकलियर इम्प्लांट, और जिसमें कि बिल्कुल ही मूक बधिर बच्चे होते हैं। हम उनकी उपलब्धियां उन्हीं से जानेंगे। ठीक है। आपकी उपलब्धियां आपसे बात करते हैं। हाँ, ध्वनि प्रदूषण पर आपने बताया, नॉइज पोल्यूशन का जो है ना, इसको रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है अभी सोसाइटी में, लेकिन डॉक्टरों के लेवल पर इसकी चिंता जताई जा रही है, इस पर चर्चा होती है। जो मौजूदा प्रदूषण है, जिस हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं, जी जी, AQI की बात करते हैं, उसका लेवल 400 पार पहुंच रहा है। पूरी राजधानी में चिंता है, ग्रेप 3 ग्रेप 4 सरकारें प्रयास कर रही है। ये जो प्रदूषण है, इसका नाक कान गला, इन तीनों में से किससे ज्यादा संबंध है और किसको ज्यादा प्रभावित कर रही है? ये प्रदूषण है जो वायुमंडल का जो प्रदूषण है, इस पर हम बात कर रहे हैं। वायुमंडल का प्रदूषण कितना नुकसान पहुंचा रहा है कान को, नाक को, गले को? जो हाँ, तो हमारा नाक कान गला है, वो जो पैसेज है नाक, गला और लंग्स, इन तीनों की एपिथेलियम करीब करीब सेम है। जी जी। तो इन पे सिमिलर डैमेज होता है। अगर हम शुरू करें नाक से, तो नाक के अंदर आपके जो सेल्स हैं जो क्लियर करते हैं नाक को, वो क्लियरेंस उनको ठीक से नहीं होगी, उनके अंदर साइनसाइटिस के इन्फेक्शन होगा, गले में आपको बार बार इन्फेक्शन होगा, टॉन्सिल्स होंगे। मगर ये फिर भी थोड़ा सा ऐसा होता है कि ये इतने ज़्यादा, उनके जो परिणाम इतने भयानक नहीं जितना कि लंग्स में होते हैं। अच्छा अच्छा। लंग्स के अंदर वो डैमेज करते हैं। जैसे कोई स्मोकिंग कर रहा हो, पैसिव स्मोकिंग कर रहा हो, तो ये आप समझ लीजिए कि आप स्मोकिंग नहीं भी कर रहे हैं, तो आप पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं और आपके लंग में डैमेज होता है। लंग के अंदर जो ऑक्सीजन डिफ्यूजन होता है, वो एक पतली सी मेम्ब्रेन से होता है। वो मेम्ब्रेन जितनी साफ रहेगी, जितनी एक्सचेंज होगा, तो उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे। जी जी। तो आप देखेंगे कि 25, 30, 40 साल में ही लोगों की ब्रीदिंग प्रॉब्लम ऐसी होती है जैसे कि वो बूढ़े हो गए हों। जी जी। पूरे बच्चे जो अपने हैं आपके, अब देख लीजिए कि ऑन एन एवरेज, आपने तो अपनी जीवन में नहीं देखा होगा, और आप देखिए कि सब बच्चों के यहाँ एक नेबुलाइजर घर में होता है एज एसेंशियल आइटम, क्योंकि वो हर साल 4, 5, 6 बार वो बीमार पड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूशन। ये पोल्यूशन बड़ा खतरा है। तो एक बहुत ही खतरा है इसके अंदर, और ये तो डायरेक्ट डैमेज है। जब आपका लंग डैमेज होगा, ऑक्सीजनेशन नहीं होगा, तो आपके हार्ट में भी प्रॉब्लम आएगी, आपके ब्रेन में भी प्रॉब्लम आएगी, आपके एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी में प्रॉब्लम। कानों को ज्यादा नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा नाक के माध्यम से और मुंह के माध्यम से जो फेफड़ों तक पोल्यूशन पहुंच रहा है, वो मार रहा है एक तरह से। बिल्कुल, बच्चों को परेशान कर रहा है सबसे ज्यादा। कान में भी इस तरह से होता है कि अगर नाक आपका बंद है, तो कानों में भी इनडायरेक्ट इफेक्ट डालता है। इसके अंदर जैसे आपने देखा होगा कि बच्चों के कान में दर्द हो रहा है, बह रहे हैं, तो ये जो पोल्यूशन है इसमें भी कंट्रीब्यूट करता है। मतलब तीनों को प्रभावित करता है, ENT तीनों को, ये वायुमंडल का प्रदूषण। और ये स्पेशल सेंस ऑर्गन्स हैं। जी जी। नाक सुनते हैं, इससे सुनते हैं, और ये टेस्ट का है। आज आप मेरे साथ विशेषज्ञ मौजूद है, तो मैं कुछ लीक से हटके, जो हमारे साथ रोज आते रहते हैं ना दिनचर्या में, सवाल पूछते हैं लोग, ये जो खर्राटे को लेकर के हम बात करेंगे। जो खर्राटे को लेकर के अलग अलग थ्योरी सामने आती है, खर्राटे खतरनाक है, कोई कहता है रूटीन की बात है। डॉक्टर आदेश सक्सेना, खर्राटे क्यों आते हैं, कितना जरूरी है, रूटीन की बात है कि कोई खतरा है? रूटीन की बात तो नहीं है। अच्छा अच्छा। और खर्राटे बनते इस तरह से हैं कि जैसे सीटी बजाने के लिए हमें इसको एयर को ऑब्स्ट्रक्ट करना पड़ता है जी। तो अगर हमारा सांस सही आता रहेगा तो आवाज नहीं आएगी जी। जब उसमें कहीं रुकावट पैदा होगी तो उसके अंदर स्मूथ फ्लो नहीं होगा, तो खर्राटा पैदा तो फिर वो आवाज पैदा करेगा, ध्वनि पैदा करेगा। उसको हम लोग खर्राटे बोलते हैं। जैसे मैं
बांसुरी बजानी होगी तो ऑब्स्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तब वो आवाज निकलेगी। तो नॉर्मली हमारा एयर फ्लो इतना अच्छा होता है कि कोई खराटे नहीं आते, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन तो है नाक से लेकर। किसी को एक करवट बदलने पर खर्राटे रुक जाते हैं, वो क्या है? उसमें ऐसा होता है कि जो आपकी पोजीशन होती है, जैसे टंग आपकी फॉल बैक कर रही है, जी जी, तो जो सीधे सोएंगे और टंग आपकी पीछे जाएगी तो खराटे आएंगे। अगर साइड में सोएंगे तो खराटे कम हो सकते हैं, बंद भी हो सकते हैं। तो ये एक वजह होती है कि पोजीशन चेंज करने से कई बार बहुत ज्यादा खर्राटे आए तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। हाँ, अब मैं यही बता रहा था कि दो तरह की इसमें प्रॉब्लम होती है। एक हम लोग बोलते हैं सोशल प्रॉब्लम, जी जी, और एक होती है फिजिकल प्रॉब्लम। जी जी। सोशल प्रॉब्लम क्या होती है कि आप खराटे लेते हैं मगर आपको कोई उससे फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे आपको कोई खतरा नहीं उससे, तो सोशल प्रॉब्लम है जो आपके साथ रहता है, सोता है, उसके लिए उसको दिक्कत आती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं सोशल स्नोरिंग। जी जी। तो उसके लिए जो आपका जो आपके साथ में रहता है उसके लिए प्रॉब्लम है। जो हेल्थ इश्यूज जब आते हैं, जब क्या होता है कि खराटे धीरे धीरे ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो इतनी ज्यादा हो जाए कि आपको एक वक्त पूरा ब्लॉक हो जाए। जी जी। उसमें क्या होता है कि पेशेंट जो हड़बड़ा के उठता है, उसका जब पूरा ब्लॉकेज हो जाता है, इसकी सीवेरिटी होती है। अगर कोई 15 बार उठ रहा है और कोई 5 बार उठ रहा है, तो जो 15-20 बार उठ रहा है उसकी हेल्थ में जरूर प्रॉब्लम आएगी, नुकसान होगा। जो उसको हार्ट डिजीज, लंग डिजीज, स्ट्रोक, ये सारे उसको ज्यादा होंगे। बहुत सारे नुकसान है। और इसको हम लोग स्लीप एपनिया बोलते हैं। जी जी। हिंदी में अगर कहें कि सांस का रुक जाना, जी जी, ये खतरे की घंटी होती है। तो किसी भी भाई को, बहन को ये हो रहा हो कि उसको हड़बड़ाहट में उसकी नींद खुल जाती है, सांस नहीं आ रहा, तो ये एक सीरियस इशू है। ये सीरियस इशू है। अभी हमने कुछ और हमारे 2-3 साथियों ने कहा था कि इस विषय पर तो जो बात करनी चाहिए। एक तो सवाल आया था कि साइनस और एलर्जी में क्या अंतर है, तो आपसे एक साइनस और एलर्जी का इस पे हम जानना चाहेंगे। हाँ, साइनसेस स्पेसेस होती हैं जी जी, जो हमारे फेस के अंदर, फेशियल बोन्स में या स्कल पे भी होती हैं। इनका कारण होता है कि ये नाक के अंदर इनका रास्ता होता है, तो बहुत सारी फ्लूइड देती है और हमारा नाक उससे साफ होता है। जी जी। अगर ये साफ ठीक से ना हो, इनका रास्ता रुक जाए, जी जी, तो जैसे कहीं पानी खड़ा हो जाता है, सड़ जाता है, जी जी, तो ऐसे भी साइनस में इन्फेक्शन हो जाता है, उसको साइनसाइटिस बोलते हैं। जी जी। तो कई लोगों को साइनसाइटिस सफर करते हैं, उसमें सर दर्द होता है, नाक में डिस्चार्ज होता है, नाक बंद होता है। एलर्जी एक डिफरेंट चीज है। जी जी, एलर्जी का मतलब होता है किसी चीज से हाइपर सेंसिटिविटी होना। जी जी। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे छींकने के लिए क्या चाहिए, कोई मुझे तीली डाले, कोई धूल मिट्टी डाले, तब मुझे छींक आती है कि ये प्रोटेक्टिव फिनोमेना है कि कोई चीज अंदर ना जाए। जी जी। मगर ये प्रोटेक्टिव फिनोमेना अगर ज्यादा हो जाए तो ये डिजीज बन जाता है। जी जी। तो कुछ लोगों को मौसम के बदलाव से या धूल मिट्टी से और कई सारी चीजें होती हैं, पोलन ग्रेन से, जी जी, वो जब नाक में अंदर जाते हैं तो उनको छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। जी। तो मेन सिम्टम जो एलर्जी के होते हैं कि बेवजह 15-20 छींकें आना, नाक बहना, जी जी, आंखों में पानी आना, सांस में कई बार दमे जैसी शिकायत हो जाती है, ये एलर्जी के फीचर। ये एलर्जी के फीचर। और एलर्जी का कारण होता है कोई एलर्जन। जी जी, एलर्जन धूल मिट्टी हो सकती है, एलर्जन किसी जानवर के बालों का होता है, जैसे कि इसलिए कुत्ते बिल्ली जो रखते हैं उनको हो जाता है, या आजकल गेहूं की एलर्जी भी, जैसे गेहूं की एलर्जी भी होती है, जो कटाई होती है तो हमारे पास कई पेशेंट आते हैं जी जी, कि सब कटाई चल रही है, मेरा सांस फूल रहा है, छींक आ रही, ये एलर्जी है। जी जी। तो एलर्जी एक एलर्जन से होती है और साइनोसाइटिस किसी इन्फेक्शन, दोनों अलग चीजें। डॉक्टर सक्सेना, गले में खराश पर बात करते हैं। जो पोल्यूशन का तो जिक्र आ ही रहा था, जो आपने मौसम का जिक्र किया, जो बदलता मौसम है, अभी सर्दी आ रही है, गर्मी की विदाई हो रही है, जो बदलते मौसम में आमतौर पर किस तरह के मरीज आ रहे हैं ईएनटी विशेषज्ञों के पास, किस तरह के पेशेंट्स ज्यादा आ रहे हैं? बहुत सारे मरीज, मेरे ख्याल से पूरा परिवार का परिवार इन्वॉल्व हो जाता है कि गले में खराश है, खांसी हो रही है, छींक आ रही है, बुखार हो रहा है और बहुत पेन हो जाता है कि निगला नहीं जा रहा। जी जी। इसमें मेन कारण है वायरस इन्फेक्शन। टॉन्सिल बढ़ना भी इसमें है एक कारण। टॉन्सिल वो अलग चीज है, वो भी हो सकता है, मतलब अगर ठीक ना हो तो टॉन्सिलाइटिस पे फिर बाद में बात करेंगे। हाँ, पहले इसका जवाब। तो इसमें जनरली वायरल इन्फेक्शन होता है जी, और इस माहौल में विद पॉल्यूशन ये जल्दी से फैलता है और इसका बुरा असर भी ज्यादा होता है जी। तो इसमें नॉर्मली 5 to 7 डेज लगते हैं और एक कहीं से बाहर से आता है इन्फेक्शन और सब पूरे परिवार को हो जाता है। तो
ये मेन कारण है वायरल इन्फेक्शन, और उसको सपोर्ट करते हैं एनवायरनमेंट, जिसमें पॉल्यूशन और आपका खाना पीना, ये भी कंट्रीब्यूट करता है। क्या डॉक्टर सक्सेना, एक टॉन्सिलाइटिस की बात जी। करते हैं। कुछ ऐसे लोग हमको मिलते हैं जिनको बार बार टॉन्सिल बढ़ने की समस्या रहती है, बार बार कुछ सलाह मिलती है कि ऑपरेशन करा लीजिए। आप टॉन्सिलाइटिस के बारे में हमारे दर्शकों को सामान्य जो बातें हैं वो जो बता सकते हैं वो आप बताइए। जो हाँ, एक चीज जरूरी समझना है कि गले में दर्द हो जाए, खराश हो जाए, तो सारे केसेस टॉन्सिल्स के नहीं होते। जी जी। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें बहुत ज्यादा पेन होता है, पेशेंट को निकलने में बहुत परेशानी होती है, उसको फीवर होता है। तो कई बार ये सिम्टम नहीं होता, पेशेंट बोलता है मुझे टॉन्सिल है। जी जी। तो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस में ये 3 चीजें जरूरी है कि फीवर हो जी, खाना निकलने में बहुत मुश्किल परेशानी हो, और हमें वो टॉन्सिल में मवाद नजर आती है। जी जी। क्रॉनिक जब हो जाते हैं, बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, तो फिर उनमें क्या होता है कि खराश रहती है, दर्द होता है, तो उसमें बड़े हुए होते हैं वो, उनको हम क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। जी जी। तो जिनको बार बार हो रहा है जी जी। और उनको साल में 2 या 3 साल से 3 बार से ज्यादा हो रहा है और 2-3 साल से हो रहा है, तो ये इंडिकेशन है निकालने के लिए टॉन्सिल। जी जी। डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं कानों में जो मशीन आ रही है सुनने की, जी। उसको लेकर के आपके पास तो पेशेंट इस तरह के आते होंगे, तो क्या मशीन जो लगती है कानों में उसकी संख्या बढ़ती जा रही है? इस तरह के पेशेंट्स की बढ़ती जा रही है तो क्यों बढ़ती जा रही है, और क्या जो मशीन है वो सुनने की शक्ति बढ़ाने में कितनी उपयोगी है? आप क्या सलाह देंगे पेशेंट्स को? इस तरह का पेशेंट है, कोई बहरा है, सुन नहीं पा रहा है, मशीन उसकी क्या मदद कर सकती है? मशीन जरूरी भी है या नहीं है, या गैर जरूरी इस्तेमाल हो रहा है आजकल? गैर जरूरी तो नहीं हो रहा, उल्टा मैं कहूंगा कि जिनको जरूरत है वो भी नहीं लगाते हैं। अच्छा अच्छा। तो जिस किसी को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है जी जी। और वो दवाइयों से या सर्जरी से ठीक नहीं हो पा रहा है, उस पेशेंट को मशीन लगानी चाहिए। हम लोग वो टेस्ट करके देखते हैं कि ये क्योरेबल है, ट्रीटेबल है या नहीं है। ट्रीटेबल है तो पहले से ट्रीट करते हैं। किसी कान के पर्दे में छेद है, किसी कान के पर्दे में मवाद है या हड्डी गल गई है, तो हम उसको ऑपरेट करके उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। पर किसी के नस कमज़ोर हो गई है या ऐसी बीमारी कि वो ठीक नहीं हो सकता, फिर हम उसका हियरिंग टेस्ट करके देखते हैं कि उसमें कम्युनिकेशन कितनी प्रॉब्लम है। जी जी। चाहे वो ओल्ड हो चाहे यंग, सब लोग कम्युनिकेट ठीक से करना चाहिए। अगर आप कम्युनिकेट ठीक से नहीं करेंगे तो बच्चों में क्या होता है, बच्चे मंदबुद्धि कहला दिए जाते हैं। जी जी। टीचर की तो सुन नहीं रहे हो और वो नंबर भी नहीं ला रहे हैं, तो उसको लेबल कर दिया जाता है कि ये तो कई बार मंदबुद्धि बच्चा है। इंटेलिजेंट बच्चा भी मंदबुद्धि कहलाते हैं। बिल्कुल, ऐसा हाँ, बहुत बार उसको- होता है। उसको कम्युनिकेट नहीं हो पाती बात। कम्युनिकेट नहीं हो पाता तो वो कैसे रिप्रोड्यूस करेगा? हम्म। तो उसको बोलते हैं भी उसके थोड़ा सा वो है, और उसके जब मशीन आप लगाओगे और सुनने लग जाएगा। जी जी। तो हर बच्चे में मशीन की जरूरत नहीं है, मगर दिखाने की बहुत जरूरत है एक डॉक्टर को कि भाई अगर ये ठीक हो सकता है तो पहले वो ठीक करेंगे। जी जी। बिल्कुल ही ट्रीट नहीं हो सकता तो उसको मशीन मशीन लगती है, और ऐसे मरीजों को लगवा लेनी लगवा लेनी चाहिए। ओल्ड में भी, ओल्ड में जी। जैसे जी जी। ओल्ड पेशेंट होते हैं या हमारे यहाँ दादा दादी वगैरह, तो उनको सुनना कम लग जाता है। जी जी। उनको बहुत जरूरी मशीन लगाना, क्योंकि वो एक किसी का अंधा होता है तो उसकी हाँ, उस प्रति तक- लोगों की फिर भी थोड़ी सी सहानुभूति होती है, पर एक बहरे की तो हंसी उड़ाई जाती है, ये देखो क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा है। तो वो जब बार बार 2-3 बार हैं करता है तो फिर क्या करता है, वो सुनना ही बंद कर देता है, आपके बीच में बैठना ही बंद कर देता है। हाँ, उसको लगता है कि यार सुनाई तो देंगे, मजाक उड़ाएंगे जो। मजाक उड़ाएंगे, तो ऐसे में सोशल आइसोलेशन हो जाता है, उसका डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। बहुत बड़ी बात कह रहे तो हो डॉक्टर उसको साहब। जी। जरूरी है आपके मशीन लगा लेनी बहुत चाहिए। जरूरी। क्या बोलते हैं मशीन को? उसको हेयरिंग एड। हेयरिंग एड। एड सरकार के स्तर पर भी अब तो मेरे हाँ, ख्याल से मदद मिल रही है। सरकार की तरफ से भी मदद मिलती है। रेड क्रॉस सोसाइटी, जी जी। जैसे कई पेशेंट मेरे पास आते हैं, हम उनको सर्टिफाई करते हैं जी कि जी। इस पेशेंट को जरूरत है, फिर उनको रेड क्रॉस में जाती है वो, जी जी। और वहाँ उनको मशीन उपलब्ध कराई जाती है। नहीं, जी जी। अभी हम बात कर रहे थे बीच में जब टॉन्सिलाइटिस वगैरह की बात आई थी, एक बड़ा इश्यू आपसे एक बार मेरी चर्चा हो रही थी काफी दिन पहले, आप धूम्रपान को लेकर के अपने किसी पेशेंट को समझा रहे थे, मैं बैठा बैठा सुन रहा था। धूम्रपान का भी गले की बीमारियों से, नाक से कोई संबंध है? धूम्रपान जी, जो हमारे लाइनिंग है, जी जी। और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, सांस की नलकी की, नाक की, वो लाइनिंग बड़ी डायनेमिक लाइनिंग है, जिसके अंदर ऑक्सीजनेशन भी हो रहा है,
जिसको क्लीनिंग प्रोसेस भी हो रहा है, क्योंकि सबको क्लीन रखना है, उसी एपिथेलियम का काम है। जी जी। तो जब ये स्मोकिंग करते हैं तो जो आप ये मान के चलिए जैसे कि हर सेल में ऐसे हाथ खड़े किए हुए हैं, वो यूं धक्का दे रहे हैं और एक फिल्म चल रही है। जी जी। वो फिल्म में धूल मट्टी सब इकट्ठी हो जाती है और फिर वो हम लोग ऐसे करते हैं और पेट के अंदर चली जाती है। तो ये जो इनको विलाई बोलते हैं, इसको डैमेज कर देती है। तो आपका जो क्लियरिंग मैकेनिज्म है वो खराब हो जाता है। तो जब क्लियरिंग मैकेनिज्म खराब हो जाएगा तो बैक्टीरिया, वायरस, इन सब से इन्फेक्शन आपको ज़्यादा होंगे। आपके लंग्स के अंदर भी वो नाक का काम है कि भी उनको धूल मिट्टी को चिपका लेना। जी जी। और उसके बाद आप स्वॉलो कर लेते हो, पेट के अंदर एसिड होता है, वो सबके हो जाते हैं, तो आपके लंग्स में प्योर एयर जाती है। और जब स्मोकिंग करते हैं तो ये जो एपिथेलिया है वो डैमेज हो जाती है, जी जी। यहाँ की भी और अंदर की भी। और जब वो डैमेज, सेल का भी डैमेज होता है और जो उसके बीच में इंटरस्टिशियल टिश्यू बोलते हैं जी। उसका भी डैमेज जो है, तो ऑक्सीजनेशन जो है वो खराब हो जाती है। तो आपने देखा होगा स्मोकर्स सांस फूलता रहता है उनका, तो ऑक्सीजनेशन ठीक नहीं होती, खांसते रहते हैं क्योंकि क्लियर नहीं कर पाते स्पूटम, तो उनको इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। इवन टीबी का इंसिडेंस और कैंसर का इंसिडेंस भी स्मोकर्स में ज़्यादा होता है। मुंह के जो कैंसर है वो भी धूम्रपान कहीं ना कहीं उनके पीछे है। हाँ, डेफिनेटली धूम्रपान से भी ज़्यादा होता है। जो खैनी खाते हैं, जो अपना तंबाकू चबाते हैं, जो तो आप एक सीधी सीधी वार्निंग उनको तो दे ही दीजिए। 100% ये कि आपने अपनी जान गंवानी है तो आप जरूर खाइए इसे। जैसे मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं मेरे को ये है वो है, मैंने बोला कि देखो अगर तुम छोड़ सकते हो तो मुझसे इलाज कराओ, नहीं तो क्या खैनी वो बोलिए। खैनी जो तम्बाकू होती है, जो सुपारी होती है, जो उसके अंदर आप रखते हैं, इवन सुपारी भी कई बार डैमेज करती है मगर वो कैंसरस नहीं होती, और तम्बाकू तो डेफिनेटली कैंसरस होती है। और पेशेंट को मैं तो ऐसी वार्निंग देता हूँ कि फिर मेरे पास मत आना इलाज कराने के लिए, मेरे और खरीदो और खाओ जाके। तो मतलब बहुत ज्यादा नुकसान, मतलब ये समझ लीजिए कि मोस्ट कॉमन कैंसर जो इंडिया में है, जी जी, जो डेथ का भी कॉज है, वो ओरल कैंसर है। बहुत ज्यादा बड़ा खतरा है। बहुत खतरा है। लेडीज में जैसे सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है। मेल के अंदर अपना मुंह का कैंसर वो काफी नुकसान पहुंचाता है। कोई और ऐसा विषय जो आप ENT से जुड़े हैं आप मरीजों के लिए? एक विषय था, आप बता दीजिए जो मेरे मन में था। सर्दियों में बड़ी जिद करते हैं बच्चे, आइसक्रीम सर्दियों में भी खाते हैं, इसको लेकर के एक मिथ है कि सर्दियों में आइसक्रीम न खाएं, आप क्या कहेंगे जी? हाँ, देखिए इसका कोई संबंध है? हाँ, बिल्कुल संबंध है। जो कोल्ड टेम्परेचर में वायरस ज्यादा मल्टीप्लाई करता है। अच्छा। तो आप जैसे ठंड खाते हैं तो सर्दी लग जाती है। सीधा ठंड में मैं सीधा अब पूछ रहा हूँ, जो ठंड में सर्दी के मौसम में आइसक्रीम खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए? नहीं खानी चाहिए तो क्यों नहीं खानी चाहिए? डॉक्टर सक्सेना का जवाब क्लियर कट चाहिए। नहीं खानी चाहिए। अच्छा। और सर्दी से एक्सपोजर भी नहीं होना चाहिए ज्यादा, क्योंकि जो वायरस जो मल्टीप्लाई करता है वो लो टेम्परेचर पे करता है। अच्छा। तो आप कुछ भी खाएंगे तो आप एक्सपोज कर रहे हैं अपने आप को वायरस इन्फेक्शन के लिए, तो नहीं। इसीलिए गुनगुना पानी वगैरह गुनगुना पानी फायदेमंद होता है इसीलिए। और इसीलिए कपड़े भी पहनने चाहिए। कपड़े। आपने डॉक्टर आदेश सक्सेना को सुना, इन्होंने काफी उपयोगी जानकारी आप लोगों को दी है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर आपको डॉक्टर आदेश सक्सेना की जानकारी कैसी लगी, कितनी उपयोगी लगी, और उम्मीद करेंगे इससे आप सभी को जरूर लाभ होगा। नमस्कार, धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।